नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को। हम वीडियो शुरू करें इससे पहले आप अपने उत्तर का सही मूल्यांकन करने के लिए अपने पास पेन, पेंसिल, कॉपी आदि रख सकते हैं, जिससे मेरे साथ साथ अपने उत्तर का भी चयन करते चलेंगे और आपको अंत तक उत्तर का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो आज के अभ्यास में पहले प्रश्न पर चलें। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता रहेगा। इस तरह से आप हमारी प्लेलिस्ट को देख करके वहां से भी अभ्यास पत्र को आप देख सकते हैं। अभी तक जो भी अभ्यास पत्र आपके लिए दिए गए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो इस तरह से है, प्रगतिशील लेखक संघ किस तरह की संस्था है? यहाँ पर जो संस्था पूछी जा रही है, राष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, हिंदी भाषी प्रांतीय है। इस तरह से यह प्रगतिशील लेखक संघ किस तरह की संस्था है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह कैसी संस्था है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई? यहाँ पर आपको सन बताना है। किस सन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो सही विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई है 1935 में हुई है। 1935 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, प्रगतिशील लेखक संघ का निर्माण किसकी अध्यक्षता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आप देख रहे हैं, मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, E.M. फास्टर, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पर आपको इन विकल्प में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है और अपने उत्तर का मूल्यांकन करना है। तो सही विकल्प आप कैसे चुनेंगे? सही विकल्प चुन लीजिए। हम जैसे ही उत्तर बताएं आप अपने उत्तर का मूल्यांकन कर लेंगे। चलिए, सही विकल्प है E.M. फास्टर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? मॉस्को, न्यूयॉर्क, दिल्ली, पेरिस। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? आप देख पा रहे हैं। अपने उत्तर का चयन करेंगे, जैसे हम उत्तर लगाएंगे उत्तर का मूल्यांकन आप कर पाएंगे। तो सही उत्तर आपका है द पेरिस। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पेरिस में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? अब यहाँ पूछा जा रहा है भारत में कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय जो हुआ था पेरिस में हुआ था पहले, लेकिन भारत में कब हुआ? तो चार विकल्प हैं, 1935, 1936, 1937, 1938। तो भारत में कब हुई? भारत में हुई 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद हुई। 1 वर्ष के बाद अर्थात 1936 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारत में प्रथम अधिवेशन जो हुआ, स्थापना हुई 1936 में, अधिवेशन हुआ 1936 में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने प्रथम अध्यक्ष? इसका सही विकल्प आप लगा लेंगे। हम सही विकल्प बता रहे हैं, उसमें से चुनाव करेंगे। प्रेमचंद, यशपाल, भवानी भट्टाचार्य, सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है प्रेमचंद जी प्रथम अध्यक्ष बने। ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कई बार टीजीटी का, कई बार पीजीटी का यही प्रश्न बना हुआ है जो आपके सामने है। ये प्रश्न कई बार टीजीटी पीजीटी में बना हुआ है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
तो प्रथम अध्यक्षता किसने की? चलिए इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पे किया गया? तो इसमें सही विकल्प आपके सामने हैं, दिल्ली, लखनऊ, पटना, उज्जैन। सही विकल्प लगाएं, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प क्या होगा आप बताएं जल्दी। सही विकल्प है लखनऊ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, राजनीति में जो मार्क्सवाद है साहित्य में वही क्या है? साहित्य में वही क्या है? राजनीति में मार्क्सवाद कहा जाता है, साहित्य में उसे क्या कहा जाता है? तो सही विकल्प का चयन करेंगे। छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो साहित्य में उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। जो राजनीति में मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रगतिवादी पर अगला प्रश्न जो लेकर आए हैं, प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, छायावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो प्रगतिवाद का जो अगला प्रश्न है आप उसका उत्तर दे पाएंगे? उत्तर देना है, उत्तर का चयन करना है। प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर प्रगतिवाद की बात कर रहे हैं प्रगतिवाद, तो उसका सही विकल्प यहाँ होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक उत्थान में पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करके शोषण विहीन समाज की स्थापना साम्यवाद का उद्देश्य है। ऐसे समाज में धनी निर्धन, शोषक शोषित का भेद समाप्त हो जाएगा। इस सिद्धांत को मानकर जो साहित्य लिखा गया है उसे क्या कहते हैं? ये सिद्धांत मानते हुए जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य को क्या कहते हैं? तो आप सही विकल्प का चयन करें। जैसे ही हम उत्तर दें आप सही उत्तर कर पाएंगे। तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है प्रगतिवाद। सही विकल्प क्या है दोस्तों? प्रगतिवाद। चलिए प्रगतिशील अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से आया है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है प्रगतिवाद की विशेषता? ध्यान से देखेंगे प्रगतिवाद की विशेषता क्या नहीं है। तो सही विकल्प का चयन करें। रूढ़ धर्म और ईश्वर का विरोध, पूंजीवाद का घोर विरोध, सर्वहारा वर्ग की निंदा, कला जीवन के लिए। तो यहाँ पर क्या नहीं है ये बताना है। क्या नहीं है ये बताना है। प्रगतिवाद की विशेषता क्या नहीं है? रूढ़ी नहीं है, धर्म और ईश्वर का विरोध नहीं है। रूढ़ धर्म और ईश्वर का विरोध नहीं है, यह प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। इस तरह से सही विकल्प आपका है अ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन से विचार अमान्य हैं? कौन सा विचार जो है प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य है? यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, रूपवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो अमान्य है, स्वीकारा नहीं जाता है, वह है रूपवाद। वह क्या है? रूपवाद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के सर्वाधिक सशक्त क्षेत्रों में अंतर्गत नहीं है। प्रगतिवाद के सर्वाधिक सशक्त क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है। उपन्यास, आलोचना, कविता, कहानी। क्या सशक्त क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? तो जो नहीं है उसका चयन करना है। जो नहीं है उसका चयन करना है। उसका चयन कैसे करेंगे? चारों विकल्प को देख कर करेंगे। उपन्यास, आलोचना, कविता, कहानी। उपन्यास, आलोचना, कविता, कहानी। तो आप सही विकल्प का चयन करेंगे। उपन्यास, आलोचना, कविता, कहानी।
यहाँ सही विकल्प है आपका कहानी। इसका सही विकल्प क्या है? कहानी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक हैं। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही विकल्प का चयन करेंगे। फ्रायड, लेनिन, एंगल्स, मार्क्स। तो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? मार्क्स माने जाते हैं। क्योंकि राजनीति में जो मार्क्स है, साहित्य में वही प्रगति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्यकारों में कौन अग्रणी हैं? प्रेमचंद, नागार्जुन, निराला, रामविलास शर्मा। यहाँ पर प्रगतिशील साहित्यकारों में अग्रणी पूछा जा रहा है। अग्रणी कौन है? तो यहाँ पर सही रूप से अग्रणी देखा जाए तो प्रेमचंद जी हैं। अग्रणी कौन है? प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? इसको बताना है। प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? 4 विकल्प है। छायावादी थे, प्रगतिशील थे, प्रगतिवादी थे, प्रयोगवादी थे। तो यहाँ पर सही विकल्प है प्रगतिशील थे। प्रेमचंद कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अध्यक्ष थे और प्रगतिशील लेखक थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें सही विकल्प आपका है स, अज्ञेय। अज्ञेय जो प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, जगमोहन सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो सही विकल्प का चयन करेंगे। सही विकल्प है वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का वास्तविक नाम है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जब हम प्रश्न पत्र का प्रिपरेशन कराएंगे, प्रश्न पत्र को हल कराएंगे, वहाँ पर ये सभी प्रश्न मिलेंगे जो अभी हम बता रहे हैं कि ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, पूछे गए हैं। अभी हम विषयवार अभ्यास पत्र ले रहे हैं। इसके बाद परीक्षा के प्रश्न पत्र हल कराएंगे, क्योंकि तैयारी बहुत कम बची है, समय बहुत कम बचा है, तैयारी बहुत बड़ी करनी है, इस बार सफलता लेनी है। प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, भगवती चरण वर्मा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपने अभी प्रश्न देखा है, इसके 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है उसका नाम है वह नागार्जुन। प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार नागार्जुन जी हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, पंत ने अपनी किस कृति में प्रगतिवाद को युग की बीड़ा बताया है? पंत ने अपनी किस कृति में प्रगतिवाद को युग का बीड़ा बताया है? पल्लव में, बीड़ा में, युगवाणी में, ग्रंथि में। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है युगवाणी में। उन्होंने युगवाणी में प्रगतिवाद को युग की बीड़ा बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य रचना है छायावादी, प्रयोगवादी, प्रकृतिवादी, प्रगतिवादी। तो ग्राम्य रचना जो है उनकी ग्राम्य रचना प्रगतिवादी रचना है। ग्राम्य क्या है? प्रगतिवाद से ओतप्रोत है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निराला की वह रचना जिसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख हुआ है, वह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, वनवेला, अनामिका। यह निराला की रचना पूछी जा रही है जिसमें सर्वहारा वर्ग का दीन दशा का वर्णन है। वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर, यही कविता है। वह तोड़ती पत्थर,
इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ, यथास्थितिवादी। यहाँ पर जो सही विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प क्या है? प्रगतिवाद दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक यथार्थ है, यथास्थितिवाद है। तो यहाँ पर सही विकल्प है वर्ग चेतना प्रधान है, वर्ग चेतना प्रधान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित की बात की जा रही, सुमेलित कौन सा नहीं है? चलिए देख लेते हैं। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगे राघव, अजय खंडहर निराला, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह रचना है अजय खंडहर। अजय खंडहर निराला ने नहीं लिखे हैं, यही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, माझी न बजाओ बंसी कविता के रचयिता हैं। माझी न बजाओ बंसी कविता के रचयिता जो माने जाते हैं कौन है? सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पर सही विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। माझी न बजाओ बंसी कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की कविता है बसंती हवा, ग्राम्या, नौका विहार, गर्म पकौड़ी। यहाँ देख रहे हैं ग्राम्या थी अभी पंत की, नौका विहार पंत का, बसंती हवा और पकौड़ी गर्म पकौड़ी की बात करने हैं। यहाँ दोनों रचनाओं में से एक रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है वह है बसंती हवा। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, यही कविता है। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, हमेशा याद रखना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह के रचयिता हैं मुक्तिबोध, निराला, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा फूल नहीं रंग बोलते हैं किसने लिखा है। यह कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, केदारनाथ अग्रवाल जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रगतिवादी साहित्यकारों में से वह साहित्यकार कौन है जो प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक, हंस के संपादक और प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री रहे हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यह जो अभी प्रश्न पढ़ा गया है इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है। नागार्जुन का वास्तविक नाम जब भी पूछा जाए हमेशा याद रखना है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्यों? नागार्जुन वैद्य भी थे, वह एक प्रसिद्ध वैद्य भी माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा था वैद्यनाथ मिश्र। क्या पड़ा था? वैद्यनाथ मिश्र। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने जो है वैद्यनाथ मिश्र, अ विकल्प सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंधविश्वास के कारण लोगों की यह मान्यता है कि जब किसी की संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं तब उन्हें नवजात शिशु का नाम अपभ्रंश में रखना चाहिए। इसी अंधविश्वास बस किस प्रगतिवादी साहित्य का नाम ढक्कन रखा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस साहित्यकार का नाम ढक्कन रखा गया? त्रिलोचन का, नागार्जुन का, केदारनाथ अग्रवाल का, रामविलास शर्मा का। ढक्कन किसका नाम रखा गया? तो सही विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प अंधविश्वास में ढक्कन किसका नाम रखा गया? नागार्जुन का। जी, नागार्जुन का नाम ढक्कन रखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र का नाम नागार्जुन कैसे पड़ा? उनका नाम अब नागार्जुन कैसे पड़ा?
नागार्जुन उपनाम से काव्य रचना करने के कारण, नागार्जुन नामक विद्वान से प्रेरणा मिलने के कारण, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षु बनने के कारण, इनके अध्यापक द्वारा प्यार में नागार्जुन कहे जाने के कारण यहाँ पर 4 विकल्प हैं। जो 4 विकल्प में सबसे प्रसिद्ध विकल्प है, सही विकल्प माना जा रहा है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षु बनने के कारण इनका नाम नागार्जुन पड़ा। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षु बनने के कारण इनका नाम नागार्जुन पड़ा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नागार्जुन के लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया? नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया? हंस का, आलोचना का, सुबंधु का, दीपक का? तो नागार्जुन ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो पत्रिका का संपादन की बात कर रहे हैं। तो नागार्जुन ने जो पत्रिका संपादित की, दीपक, वो पत्रिका कौन सी थी? दीपक। अगला प्रश्न जो है, प्रगतिवादी वह साहित्यकार जिसे लोग प्यार से बाबा कहते हैं। प्रगतिवादी वह साहित्यकार जिसे प्यार से लोग बाबा कहते हैं। नागार्जुन, निराला, त्रिलोचन, रांगे राघव? यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प आपके सामने है, आप समझ गए होंगे सही विकल्प। सही विकल्प है नागार्जुन। सही विकल्प है नागार्जुन। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की? आरोप लगाकर कविता की है। किस कवि ने कविता की है आरोप लगा करके? नागार्जुन, निराला, पंत, महादेवी वर्मा? आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। सही उत्तर का चयन करके उत्तर का मिलान करेंगे। उत्तर का मिलान कैसे करेंगे? पहले उत्तर आप चयन कर लेंगे, जैसे हम उत्तर लगाएंगे वैसे उत्तर आपको मिलान कर लेना होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है। वह कवि कौन है? नागार्जुन जी हैं। वह कवि नागार्जुन जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है के रचयिता कौन है? रांगे राघव, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद? तो यहाँ पर बादल को घिरते देखा है जो प्रसिद्ध कविता है, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है नागार्जुन ने। इसको लिखा है नागार्जुन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? आषाढ़ी, रविंद्र के पति, चंदना, कला और बूढ़ा चाँद? यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कला और बूढ़ा चाँद किसने लिखा है? तो नागार्जुन की यह नहीं है। स्पष्ट हो गया, नागार्जुन का कला और बूढ़ा चाँद रचना नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं का रचनाकार कौन है? इस तरह से सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं के रचनाकार जो पूछे जा रहे हैं, सही रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन जी हैं। बिल्कुल सही है। यह इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? त्रिलोचन का, नागार्जुन का, निराला का, अज्ञेय का? यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है, नागार्जुन का। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? नागार्जुन का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से नागार्जुन की कविता कौन सी है? इनमें से नागार्जुन की कविता कौन सी है? पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, बादल को घिरते देखा, बादल राग? तो यहाँ पर जो है 4 कविताएं दी गई हैं। इनमें से कौन सी कविता है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। रत्नगर्भ, अगला प्रश्न है, रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है? रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है? सही विकल्प का चयन करें। नागार्जुन, निराला, हरिऔध, दिनकर? तो रत्नगर्भ काव्य के रचयिता नागार्जुन जी हैं। कौन है? नागार्जुन जी।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है। निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। यहाँ पर सही विकल्प है कबीर के उपरांत कौन है? नागार्जुन जी। कबीर के उपरांत, कबीर के बाद नागार्जुन जी ने इस तरह से कार्य किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, दबी दूब का, यह पंक्ति किसकी है? मैं रूपक हूँ दबी दूब का, यह पंक्ति किसकी है? तो आप सही विकल्प का चयन करेंगे। यह पंक्ति है नागार्जुन की। यह पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं रूप हूँ दबी दूब का, इनमें दूब शब्द किसका प्रतीक है? दूब शब्द जो है किसका प्रतीक बताया गया है? तो दूब शब्द जो प्रतीक बताया गया है, समृद्धि का, शोषित वर्ग का, शोषक वर्ग का, हरियाली का। तो यहाँ पर दूब जो बताया गया है किसका प्रतीक? शोषित वर्ग का। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चमगादड़ की वृत्ति न लेकिन मैंने सीखी दृढ़ निष्ठा, अपना न सका मैं श्वान सरीखी। उपयुक्त पंक्तियां में वर्णित चमगादड़ और श्वान किसके प्रतीक हैं? संता लोलुप नेताओं के, सत्ता लोलुप नेताओं के, लालची और स्वार्थी व्यक्तियों के, चाटुकार कवि और लेखकों के, शोषक वर्ग के। तो यहाँ पर जो है चमगादड़ की तरह, तो यहाँ पर स सही है, स विकल्प आपका सही है। चाटुकार कवि और लेखकों के, चाटुकार कवि और लेखकों के। अगला प्रश्न है। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? रंगे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन, निराला। तो मिट्टी की बारात जो रचना है त्रिलोचन की है। किसकी है? त्रिलोचन की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेत का बयान नामक कविता का रचयिता कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रेत का बयान जो कविता है किसकी है? सही बताएं, जल्दी ऑप्शन करें। प्रेत का बयान, तो प्रेत का बयान कविता किसकी है? नागार्जुन की। बिल्कुल सही, नागार्जुन की कविता है प्रेत का बयान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? त्रिलोचन ने, धूमिल ने, नागार्जुन ने, दिनकर ने। आओ रानी हम ढोए पालकी किसने की है? नागार्जुन ने। किसने इसकी रचना की है? नागार्जुन ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1950 से 1960, 1900 से 1918। यहाँ पर सही विकल्प आपका है। प्रयोगवाद जब शुरू हुआ 1943 में, तो सही विकल्प होगा 1936 से 1943। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? कौन सा कवि है जो मैथिली में यात्री के नाम से कविता लिखता था? कौन? नागार्जुन जी हैं। कौन थे? नागार्जुन जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरिऔध, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पूछा जा रहा है कौन प्रगतिवादी नहीं है, तो प्रगतिवादी हरिऔध जी इसमें नहीं है। बाकी सभी कवि प्रगतिवादी हैं, हरिऔध जी प्रगतिवादी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म मानवीय सौंदर्य का चित्रण है, शोषित के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है, सही विकल्प आपके सामने है, उसका चयन करें। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म मानवीय सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यही उत्तर आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आशा है कि इस बार भी यह परीक्षा में पूछा जा सकता है
केदारनाथ अग्रवाल का यह कथन है। किसका कथन है? रामविलास शर्मा का है, रांगे राघव का है, नागार्जुन का है। तो मारो 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 हसिया किसका है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने कहा है। प्रगतिवाद के प्रतीक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा है मारो 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 हसिया। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला व्यक्ति कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन नहीं है? जो नहीं है उसका नाम है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए। रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन बड़े कवि नहीं बन पाए लेकिन बड़े आलोचक बन गए? प्रगतिवाद के हैं रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किया था। लंदन में जो गठित हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर है प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो सही विकल्प आपके सामने है मुल्कराज आनंद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सन 1938 ईस्वी में पंत ने किस प्रगतिशील विचारधारा के पत्र का संपादन किया? आगामी कल का, रूपाभ का, सूर्योदय का, हंस का। तो किसका किया? रूपाभ का। किसका संपादन किया? रूपाभ का संपादन किसने किया? पंत ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है? प्रेमचंद को, निराला को, पंत को, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को। तो यहाँ पर प्रगतिवाद का प्रवर्तक जो माना गया है निम्नलिखित में से किसे माना गया है? पंत को। प्रवर्तक पंत को माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं हैं? तो यहाँ पर नहीं है जो नरेंद्र शर्मा जी प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। विकल्प असही है। नरेंद्र शर्मा जी प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? यह मार्क्सवादी चिंतन धारा पर आधारित है। यह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है। इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है। यह भाषा के सरल अधिधात्मक रूप का समर्थक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प है स। इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है। इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसने प्रगतिवाद का विरोध करना प्रारंभ किया था? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसने विरोध करना प्रारंभ किया था? अज्ञेय जी ने, इलाचंद्र जोशी ने, भगवती चरण वर्मा ने, उक्त सभी ने। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो विरोध करने वाले उपरोक्त सभी थे। अज्ञेय भी थे, इलाचंद जोशी भी थे, भगवती चरण वर्मा भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? अजय खंडहर, पांचाली, मेधावी, युगधारा। कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? तो जो नहीं है वह रांगे राघव की युगधारा। अभी आपने पढ़ा था युगधारा किसकी रचना है? जो रांगे राघव की नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऐसी पंक्तियां आ रही हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक बार पुनः सुन सकते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं?
तो कई दिनों से जो यह पंक्ति आपके सामने आई है, इसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी हैं। चलिए, प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं रहा है? प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, पंडित नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। जो इसमें से प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष नहीं रहा है वह है शिवदान सिंह चौहान जी। शिवदान सिंह चौहान जी नहीं रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवदान सिंह चौहान का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। शिवदान सिंह चौहान का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? हंस में, जागरण में, आलोचना में, विशाल भारत में। यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है विशाल भारत में। सही विकल्प है विशाल भारत में। अगला प्रश्न है जो इस तरह से, नागार्जुन की काव्यकृति निम्न में से नहीं है। निम्न में से नागार्जुन की काव्यकृति नहीं है। उत्तर कथा, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली। तो जो नहीं है उत्तर कथा है। वह रचना कौन सी है? उत्तर कथा नागार्जुन की रचना नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धरती किसकी रचना है? धरती किसकी रचना है? अज्ञेय की, प्रसाद की, त्रिलोचन की, निराला की। तो धरती जो है त्रिलोचन की रचना है। किसकी रचना है? त्रिलोचन की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नींद के बादल किसकी रचना है? नींद के बादल किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार। तो यह रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भस्मांकुर तुमने कहा था नामक काव्य संग्रह किसके हैं? रामदरस मिश्र, रणजीत, नागार्जुन, धूमिल। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प है नागार्जुन। सही विकल्प है नागार्जुन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? नागार्जुन, त्रिलोचन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करेंगे। सही विकल्प है सबका अपना आकाश त्रिलोचन का काव्य संग्रह है। सबका अपना आकाश त्रिलोचन का काव्य संग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। मैं उस जनपद का कवि हूँ। केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, त्रिलोचन। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह जो है किसका है? आप सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करेंगे तो आपको सही विकल्प मिल जाएगा। तो त्रिलोचन जी ने इस तरह से कहा था, मैं उस जनपद का कवि हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुमने कहा था के रचनाकार हैं। तुमने कहा था नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण। तो तुमने कहा था जो है इसके रचनाकार हैं नागार्जुन जी। इसके रचनाकार कौन हैं? नागार्जुन जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राह के दीपक किसकी रचना है? राह के दीपक किसकी रचना है? रांगे राघव, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, अनूप अशेष। तो राह के दीपक के रचनाकार कौन हैं? रांगे राघव जी हैं। रांगे राघव जी राह के दीपक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, शब्द के रचयिता कवि कौन है? शब्द के रचयिता कवि कौन है? यहाँ पर एक रचना है
जिसका नाम है शब्द। इसके रचयिता कवि कौन है, यह पूछा जा रहा है। तो यह उमाकांत मालवीय जी, नचिकेता जी, रमानाथ अवस्थी, त्रिलोचन। तो आप सही विकल्प का चयन करेंगे तो सही विकल्प आपके सामने है। शब्द के रचयिता कौन है, सही विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प आप चयन करें, त्रिलोचन जी माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विंध्य हिमालय के रचनाकार कौन है, विंध्य हिमालय के रचनाकार कौन है। तो सही विकल्प है अज्ञेय, धर्मवीर भारती, भागीरथी भार्गव, शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ सही विकल्प है शिवमंगल सिंह सुमन। सही विकल्प आपका जो है उसका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वे और तुम के रचयिता हैं, वे और तुम के रचयिता कौन हैं। नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, सुमन। तो इस तरह से सही विकल्प है वे और तुम के रचनाकार जो हैं वो नागार्जुन जी माने जाते हैं, नागार्जुन जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद के रचनाकार कौन हैं। तो अकाल और उसके बाद के रचनाकार नागार्जुन जी माने जाते हैं, नागार्जुन जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है। युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, शोषण का विरोध, प्रतिशोध की भावना का चित्रण, महाभारत की कथा का पुनराख्यान। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या रहा है। तो जो मूल उद्देश्य है वह है युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो यहाँ पर सही विकल्प है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी लंदन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लंदन में। भारत में पहली बार कहाँ हुई थी, लखनऊ में। भारत में पहली बार जो हुई लखनऊ में, लेकिन पूछा जाए भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी तो लंदन में हुई थी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। उर्वशी का काव्य रूप क्या है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है। ध्यान देंगे, महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत नाट्य है, प्रबंध काव्य है। तो इसका सही विकल्प जो आप चयन करेंगे वह अगर देख पा रहे हैं तो उर्वशी जो है गीत नाट्य माना जाता है। क्या माना जाता है, गीत नाट्य माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है। परशुराम की प्रतीक्षा, वैदेही वनवास, रसवंती, हुंकार। तो वैदेही वनवास की बात करते हैं तो यह किसकी है, आप बता पाएंगे। इनमें से दिनकर की रचना जो नहीं है वह क्या है, वैदेही वनवास। क्यों, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, तो दिनकर की कैसे हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गा गोकिल बरसा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है। गा गोकिल बरसा पावन में कोयल किसका प्रतीक है। यहाँ पर सही विकल्प है कवि का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, बसंत के दूत का प्रतीक, किसी का नहीं। तो यहाँ पर गो किसका प्रतीक है, कोयल किसका प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कवि का प्रतीक माना गया। गा कोकिल वर्षा पावक कण में कवि का प्रतीक, कोयल को कवि का प्रतीक माना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इन पंक्तियों का मूल मंतव्य क्या है। मूल मंतव्य, पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है, बर्तन की कलई छूट गई है, मूर्ति में देवता का निवास नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं। इन पंक्तियों का जो मंतव्य है उन मंतव्य का
अर्थ बताना है। मंतव्य का अर्थ क्या होगा? पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप है, इस पंक्ति में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति पर लक्षित हो रही है? नवीन विषय, नवीन प्रतीक, नवीन उपमान, नवीन बिंब। इस तरह से आप इसका सही विकल्प देखें तो सही विकल्प है नवीन उपमान। नवीन उपमान आपका सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? कृष्ण कथा से, महाभारत से, राम कथा से, इनमें से कोई नहीं। तो संशय की एक रात जो संबंधित है, राम कथा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राम कथा से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? संशय की एक रात, अरण्या, महाप्रस्थान, गर्म हवाएं। यहाँ पर पूछा जा रहा है नरेश मेहता की रचना नहीं है। तो नरेश मेहता की जो रचना यहाँ नहीं है उसका नाम है गर्म हवाएं। गर्म हवाएं। इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हर अभ्यास पत्र आप कर पाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। इसी शुभ वचन के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।